सो होपीज जिसका तुम्हें और मुझे अब तक इंतजार था, फाइनली वो चीज आ ही चुकी है। मैं बात कर रही हूँ स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 7 की। और सीजन 6 की क्या ही गजब की कहानी रही है, ये तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से पता ही होगा। नहीं देखा है तो जाके चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो फिर बिना किसी देर के फटाफट से आज के ब्रांड न्यू सीजन का आगाज करते हैं। सो गाइस, द फर्स्ट एपिसोड और सीजन के आगाज होते साथ ही हमें सबसे पहले द थंडर पनिशमेंट सिटी का सीन दिखाया जाता है। और इस थंडर पनिशमेंट सिटी के जो स्कैर्ड एम्पर है यानी कि ज़ियाओ, वो यहाँ पे गुस्से से तिलमिला रहा था। तभी हमें यहाँ पे ज़ोआन को दिखाया जाता है कि असल में दी थंडर पनिशमेंट एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है, जो कि असल में ज़ियाओ हू का बाप है। और वो अपने बेटे से कहने लगता है कि हुआर, मुझे एक बात बताओ, आखिर तुमने आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर होने वाला है ना, इसमें तुम्हें जियांग फैन के साथ तो कंधे से कंधा मिला के उसका सपोर्ट बन के उसके साथ खड़े रहना है, ताकि तुम्हारी मदद से वो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन पाए। और अगर तुमने ये कर दिया तो फिर तो तुम्हारे रास्ते आसान हो जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके बेटे को तो बहुत ही ज्यादा चुल मची हुई थी। वो यहाँ पे कहने लगता है कि फादर, माफी चाहता हूँ रूडनेस के लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले उस गिनियो के बच्चे को ठिकाने लगाना चाहिए? उसकी हद तो देखो, वो यहाँ तक आ गया है। मुझे मेरे सेकंड और थर्ड ब्रदर इन दोनों की मौत का बदला लेना ही है, और अगर हमें इसका बदला लेना है तो उसे ठिकाने लगाना ही होगा। ये सुनकर ज़ियाओ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि बिल्कुल चुप हो जा और अपनी बकवास बंद करो। जिसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के पैदा होने से पहले मेरे पास बस एक ही चांस है स्ट्राइक करने का। और चिंता मत करो, अगर इस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के इस टाइटल के लिए किन्मो अगर अपना नाम दर्ज कराता है ना, ताकि इस टाइटल को हासिल कर पाए, तो मैं कसम खाता हूँ मैं उसके ट्रू स्पिरिट के ना ऐसे टुकड़े करूंगा कि उसके टुकड़े टुकड़े को मैं वापस से जोड़ूंगा और फिर मेरे लाइटनिंग ट्रिब्यूशन के जरिए से ना उसे टेम्पर करूंगा। और जिसके बाद ना वो कभी जिंदा रह पाएगा और ना ही कभी वो मर पाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी बॉडी और उसके आसपास के एरिया में काफी ज्यादा थंडर एनर्जी भी गिरने लगती है, जिससे पता चलता है कि कितना ज्यादा ये गुस्से में है। अब तभी हमें उसी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक रेड कलर के जायंट से एनर्जी बॉल के अंदर मौजूद था। इसी के साथ इसके बाहर 5 रे ऑफ फ्लाइट्स को हम देख पाते हैं, जो कि वहाँ पे लैंड करते हैं। और जिनमें से एक थे हमारे हुआंग फू यू, जो कि असल में ईस्ट स्कैर्ड एम्परर है। इसी के साथ साउथ स्ट्रीम के जो सिटी गॉड किंग पुताई तो और उनका बेटा पुताई होंग, ये दोनों भी आ जाते हैं। साथ ही यहाँ पे जियांग फैन यानी कि मिस जियांगली का फादर भी आ चुका था। और जो माउंट ब्लेजिंग फ्लेम एम्परर है ना, वो भी इसका साथ देने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। नाम है इनका शेंतुयान। अब इसी के साथ तो बाकी सारे लोग भी इनके सपोर्ट में आने लगते हैं, जिनमें फॉरेस्ट ओशन सिटी के जो स्कैर्ड एम्परर है यानी कि मुकिन, साथ ही स्कैर्ड एम्परर ऑफ लाइट लैंड सिटी यानी कि दुआन मो युन भी आ जाते हैं। इसी के साथ मिस तांगलान भी यहाँ आ चुकी थी, जो कि अकेली है। और इसके साथ जो पर्सन हमेशा मौजूद रहता है, जो कि मेरी फेवरेट है, वो यहाँ मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे तांगलान यानी कि जेल रिपल लेक के एम्परर, जिसके बाद जो हुआ और जोरन, ये दोनों यहाँ आ चुके थे। अब जोरन जो कि गॉड किंग बन चुका है, छाती चौड़ी करके यहाँ सभी को देखा जा रहा था, लेकिन अचानक से स्पेस में रिपल्स होते हैं और जो जोरन का फादर है यानी कि जो हुआ, वो भी उसी ओर देखने लगता है, जहाँ एक एक करके दिग्गज आने लगते हैं, जिनमें अपना किन्मो, मिस जियांगली, मास्टर जी और बाकी सारे लोग एक एक करके एंट्री मारते हैं। और क्या इस किन्मो की ऑरा इतनी ज्यादा डेडलियस थी, कैसे आते साथ अपनी ऑरा को वो चारों ओर एक्सपेंड कर देता है और सबको बता देता है कि मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ। अब देखने वाली बात ये थी कि उसके साथ गॉड यी फेंग, साथ ही गॉड ऑफ डेथ यानी कि जुओ क्यूलिन भी उसके साथ आ चुकी थी। यहाँ पे देखकर ही सभी लोग उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और साथ ही किन्मो को देखकर कहने लगते हैं कि अच्छा, तो ये किन्मो है मिस्ट सिटी का। यहाँ पे सबके होश उड़ चुके थे जब किन्मो को वो देखते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि किन्मो भी उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को हथियाना चाहता है। इसी की वजह से तो वो यहाँ पे आया है, वरना क्यों आता। अब यहाँ पे जो बाकी सारे लोग थे ना, जो दूर दराज में मौजूद थे, जैसे किन्मो की ऑरा को फील करते हैं, उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए आ जाते हैं। और आए है बेचारा को देखो यार, कितने सस्ते से कपड़े दे दिए। तो यहाँ पे जो बंदा था वो आगे आते हुए कहने लगता है कि गॉड किंग किन्यू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। सच में मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आपसे मिल भी पाऊंगा, पर जरा देखिए, आज मेरी इच्छा, बरसों पुरानी इच्छा पूरी हो गई। इसी के साथ ये लोग हंसी मजाक करने लगते हैं और मास्टर ली की नजर जाती है जियांग फैन के ऊपर यानी कि अपने भाई के ऊपर। और यहाँ बाकी सारे लोग भी आकर ना किन्मो को कांग्रेचुलेट करते, उसकी तारीफ भी कर रहे थे। तभी यहाँ प्याओ मियाओ गॉड किंग, जो कि ड्यूअल डोमेन आइलैंड की गॉड किंग है, वो यहाँ पे आ जाती है और किन्मो की तारीफ करते हुए कहने लगते हैं कि फाइनली मैंने जिसके बारे में इतना कुछ सुना था, मैं उससे मिल रही हूँ। जितना आपके बारे में मैंने सुन रखा था, आप उससे भी ज्यादा कमाल के हैं। अब तभी गुफा, जो कि एक और गॉड किंग है, वो भी यहाँ पे किन्मो को ग्रीट करता है। यहाँ पे किन्मो सभी से कहने लगता है कि आप सभी को इतना ज्यादा फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। तभी हम यहाँ पे ब्रदर दुआनमो को देखते हैं,
जो कि यहाँ मन ही मन कहने लगता है कि ब्रदर किन्मो, अगर बात फेम की जाए ना तो भी तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तुम इसमें काफी आगे निकल चुके हो। जितने भी यहाँ पे गॉड किंग के टाइटल को होल्ड करने वाले पर्सन है, सब के सब तुम्हारी ताकत से बहुत ज्यादा डरते हैं। यहाँ वो टेलीपैथी के थ्रू से ये सारी बातें भी बता रहा था, जो सुनकर किन्मो की नजर भी उस पर जाती है और वो कहने लगता है कि ब्रदर दुआनमो, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब यहाँ पर आग लगने की स्मेल आती है और ये आग लगी थी यहाँ पे ज़ोन के दिल में, जो कि किन्मो को देखकर अपने फादर से कहता है कि आपने देखा ना ये हमारे सामने कितना बन रहा है कि हम यहाँ पे चुपचाप मुंह उठा के खड़े रहेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। जस्टिस का फादर कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं और बस देखते जाओ कि आगे आगे क्या होता है। इसी के साथ ये जो सेलेस्टियल माउंटेन है ना, इसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी ऑरा रिलीज होती है, जो कि किन्मो सेंस कर लेता है। लेकिन जो एनर्जी ऑरा निकल रही थी ना, वो किन्मो को काफी ज्यादा फेमिलियर लगती है उसके बनाए गए उस न्यू यूनिवर्स पावर के। इसी के साथ दो और कमाल के पर्सन यहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक मेरी फेवरेट है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। और यहाँ आशरा गॉड किन्मो को देखते साथ ही उसके पास जाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि क्या बात है, तुमने तो इतने कम वक्त में कितना सारा स्ट्रेंथ गेन किया है। किन्मो उनके पास जाता है, साथ ही यहाँ पे जो सन लियान और जो आंशुन है, ये भी किन्मो की तारीफ कर रहे थे। लेकिन मेरी फेवरेट पर्सन यानी कि मिस यूशा, जो कि ब्लड डीमन क्वीन है, वो यहाँ पे कहने लगते कि अरे रे मेरे छोटे भाई को देखो तो, इतने कम वक्त में गॉड किंग बन गया। हाँ क्या बात है, एक मिनट मुझे गेस करने दो, तुम यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल टाइटल के लिए लड़ना चाहते हो, है ना? फिर तो बड़ा मजा आएगा। अब किन्मो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके लिए नहीं आया और ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन है, मैं तो बस यहाँ पर अपनी क्यूरियोसिटी के चलते आ गया, मैं देखना चाहता था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि जरा इस बैरियर को देखो, ये कितना ज्यादा ब्राइट रेड है, क्या आप इस बैरियर के बारे में कुछ भी जानते हो? जिसमें यहाँ पे ल्यूफेन यानी कि आशरा गॉड किंग, वो कहने लगता है कि असल में हम इसे गॉड किंग केज कह के बुलाते हैं। किन्मो हैरान था, लेकिन यहाँ पे आशरा गॉड कहने लगता है कि जब तक ये गॉड किंग केज यहाँ पे रहेगा, कोई भी अपनी मर्जी से ना तो एंटर हो सकता है, ना ही अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता है। हम बस यहाँ पर रिलीफ पैसेज का ही इंतजार कर सकते हैं। तो तुम समझ ही गए होगे कि क्यों इसे एक गॉड किंग केज कहा जाता है। तो मैं बस यहाँ पे ना तुमसे हेलो कहने के लिए आया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त हो चुका है। अब ये कहते साथ ही वो किन्मो से कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम कभी मेरे मेंशन में जरूर आओगे, जिसपे किन्मो हाँ में जवाब देते हुए उन्हें अलविदा कहता है। अब तभी जो मास्टर ली है, वो कहने लगते हैं कि किन्मो, डिवाइन रियलम जितना तुम आसान समझते हो उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ पर असल में 47 गॉड किंग्स है। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अभी पूरे नहीं है, और अगर हम लोगों को मिला लिया जाए तो इस वक्त यहाँ पर बस 44 गॉड किंग्स मौजूद है, जिसका मतलब यहाँ पर अभी भी कुछ लोगों की कमी है। और जब तक वो नहीं आते, मामला इतना ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला। और जहाँ तक मुझे याद है, 2 गॉड किंग्स जो है वो काफी अरसे से मिसिंग है, इनका कोई नामो निशान तक नहीं। और मैं समझ नहीं पा रहा ये आखिरी वाला कौन है, ये कौन है कि जिसके बारे में मुझे खबर नहीं। क्या वो हाल ही में बना है? अगर बना है तो मुझे पता क्यों नहीं? अचानक से वापस से ये पूरा का पूरा जगह शेक करने लगता है और एक टेरिफाइंग एनर्जी ऑरा जो है वो इसी माउंटेन से निकलने लगती है, जिसके चलते सभी का ध्यान उस ओर जाता है। और तभी सबकी नजर जाती है रिलीफ पैसेज पे, जो कि धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है। ये देखकर तो बाकियों के चेहरे पे खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जैसा कि सभी को पता है कि एक बार ये रास्ता ओपन हो जाए ना, तो इसके अंदर जाने पर इन्हें भरपूर तादाद में ट्रेजर्स मिलेंगे। बस फिर क्या, इन सभी में रेस लग जाती है जल्द से जल्द उन सारे ट्रेजर्स को हड़पने की, और एक एक करके ये सब के सब उसी ओर बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पर किन्मो, मिस जियांगली और सभी लोग उन्हें ही देखे जा रहे थे कि कैसे ये सभी लोग इस मौके को बुलाने में लग जाते हैं और सब के सब बिना किसी चीज की परवाह किए उसके अंदर जाने लगते हैं। अब यहाँ मास्टर ली है, वो किन्मो को और बाकियों को बताने लगते हैं कि इस रिलीफ पैसेज के अंदर, मैं पहले ही बता दूं कि जो टेलीपोर्टेशन है वो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है और यहाँ पे उड़ना भी लगभग नामुमकिन है। अब तभी हमें इसके अंदर का सीन दिखाया जाता है और नरेटर वॉइस भी हमें बताने लगती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये जो पैसेज है ना, ये तब से एग्जिस्ट करती आ रही है जब पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल वॉर हुआ था, और उस वॉर के बाद से ही ये जगह अब तक बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। यहाँ पे किन्मो और मिस जियांगली और मास्टर ली भी एंटर हो जाते हैं और मास्टर ली इसके बारे में जो भी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो किन्मो और जियांगली दोनों को बताने लगते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि सबको ये तो पता है कि ये पैसेज तब से लेकर अब तक एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली किसने इस पैसेज को बनाया है इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता। वो मिस्टीरियस पर्सन अभी भी अननोन है। तभी किन्मो की नजर जाती है इन्हीं वॉल्स के ऊपर बने कार्विंग्स के ऊपर। वो इन्हें देखकर पूछने लगता है कि जरा इन कार्विंग्स को देखो, इसके अंदर तो कोई नेचुरल दाव मौजूद ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये दावलेस है। ये गैस कर पाना भी कि कौन से वर्ड को एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन किया गया है वो भी पूरी तरीके से अननोन है। मैं चाहे जितना कोशिश कर लूँ मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, लेकिन इन इमेजेस के अंदर मैं दाव इंटेंट को फील कर पा रहा हूँ। तभी सामने मौजूद मिस जियांगली को एक स्टार नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो भी हैरान हो जाती है और पलक झपकते ही ये लोग भी सफर तय करते हुए उसके करीब पहुंच जाते हैं। और पास से देखने पर पता चलता है कि दूर से जो तारे जैसा चमक रहा था असल में ये एक ब्लेड है, जिसे देखकर तो किन्मो की आंखें भी चमक उठती है और वो उसके करीब जाता है। और जैसे ही किन्मो से टच करता है ना, तो एक टेरिफाइंग सा रिबाउंड फोर्स इससे जनरेट होता है और आसपास की एरिया में एक बहुत ही टेरिफाइंग सा फोर्स अनलीश होता है। किन्मो इसे टाइटली होल्ड करते हुए इसे उठाने की कोशिश करता है और भाई साहब यहाँ जो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होती है ना, वो
सीधा आसमानों से जा टकराती है, जिससे स्पेस तक शैटर्ड कर जाता है। इतना बड़ा वाला दरार इसमें पड़ चुका था कि दूर से ही इसे देखा जा सकता था। अब तभी इसके स्वॉर्ड इंटेंट की स्ट्राइक को देखकर किन्मुक खुद भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि जरा देखो, मुझे लगा नहीं था कि इतना मैसिव स्वॉर्ड इंटेंट किसी स्वॉर्ड में मौजूद हो सकता है, और इसके अंदर कॉस्मोस शैटरिंग का माइट मौजूद है, और जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स के बॉर्न होने का जो इम्पैक्ट होता है वो भी अभी मैंने फील किया, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मेरे ख्याल से जो रिलीफ उन्हीं का कुछ इंटेंट इसमें मौजूद होगा। अब तभी ये लोग चलते चलते इन्हीं सवालों के साथ आगे पहुंच जाते हैं, और इनके सामने एक बहुत बड़ी खाई जैसी जगह मौजूद है, और ये असल में इसी सेलेस्टियल माउंटेन का एक ऐसा एरिया है जो कि कोर एरिया को लीड करता है। बेसिकली ये लोग इसके अंदर आ चुके थे। तभी यहाँ पे ये सब देख कर ना जो मिस जियांग है वो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाती है, और यहाँ पे किन्मुक अपने भाइयों के लिए बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई यहाँ नहीं है। काश वो भी गॉड किंग रियलम में पहुंच जाते तो कितना मजा आता, वो भी यहाँ पे देख पाते, ये सारी चीज ऑब्जर्व कर पाते। अब तभी इनके सामने कंपास जैसी चीज दिखाई जाती है, जिससे एक टेरिफाइंग सी ऑरा निकलती है, जो कि एक मिस्ट के शेप में थी, जो कि किन्हीं समेत सभी को छू के निकल जाती है। और ये देखकर तो वो भी हैरान थे कि आखिर अभी अभी किस चीज ने इनकी बॉडी को छुआ। लेकिन यहाँ पे जो बाकी सारे जो गॉड किंग्स थे ना, उनका भी सेम ही हाल था, वो लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान था, और जो लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए थे उनका रिएक्शन तो और भी ज्यादा देखने लायक था। अब अचानक से यहाँ पर एक वर्टेक्स टाइप का बनने लगता है, और इनके सामने स्टोन से बना हुआ एक गेट उड़ता हुआ आता है, जिसके चलते किन्मुक का ध्यान भी इसकी ओर जाता है, और वो मास्टर ली से कहने लगता है कि एक बात बताइए, हम लोग तो इसके अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकते ना? आप ही ने कहा था कि स्पेस के अंदर हम टेलीपोर्टेशन नहीं कर सकते और ना ही उड़ सकते हैं, लेकिन न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पे उड़ सकते हैं। जिसमें मास्टर ली कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, चलो जाके देखते हैं कि आखिर ये चीज क्या है। अब गॉड ऑफ डेथ मास्टर ली समेत सबके सब किन्मुक के साथ पहुंच जाते हैं उसी गेट के पास, जो कि ऐसा लग रहा था कि जैसे थंडर का बना हुआ एक गेट हो। अचानक से इसके ऊपर कुछ एंशिएंट टेक्स्ट अपीयर होते हैं, और साथ ही एक वॉइस इन्हें सुनाई देती है, जो कि बताने लगता है कि जब सेलेस्टियल वॉर चल रहा था ना, ये उस जमाने की बात है, और तभी हमें एंशिएंट टाइम में ले जाया जाता है, जहाँ एक एंशिएंट वॉइस बताने लगती है कि एंशिएंट टाइम में जो भी स्पेस टाइम लॉ को पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर लेता है, वो आगे चलकर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाता है, और खुद मदर कल्ड्रन ऑफ स्पिरिचुअल ट्रेजर वो खुद उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल के लिए स्पिरिचुअल ट्रेजर को नर्चर करती है, और वो जो स्पिरिचुअल ट्रेजर वो नर्चर करती है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक के अंदर टाइम लॉ मौजूद है और भर भर के मौजूद है। इसी के साथ हमें उसी बड़े से कल्ड्रन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 अलग अलग टाइप के ट्रेजर्स हम ऊपर देख पाते हैं, और ये जो एंशिएंट वॉइस है वो बताने लगता है कि जो भी लॉस को कॉम्प्रिहेंड करने में नाकाम हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सारे ट्रेजर्स को वो ऑब्टेन कर लेता है, फिर भी वो एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बन जाएगा, और उसे एक ट्रू एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का दर्जा भी दिया जाएगा। यहाँ पे किन्यू भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या बिना उस पावर को कॉम्प्रिहेंड किए, उस लॉ को समझे हम फिर भी बन सकते हैं। पर मुझे तो लगता है कि इसे कोई भी कॉम्प्रिहेंड कर सकता है, और बहुत ही कम वक्त में, जिसका मतलब ये है कि अगर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना है तो बस उसके लिए एक और रास्ता बचता है, और वो है, तभी मास्टर ली कहने लगता है कि हाँ, और वो है तुम्हें सबके रास्ते को बंद करना होगा, और खुद सबसे पहले जाकर उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर को हासिल करना होगा। ये सुनकर किन्मू मिस जियांग ली की तरफ देखता है और कहने लगता है कि पर एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी फिर, क्योंकि डिवाइन रियलम में फिर सारे के सारे गॉड किंग को तुम्हें अपना दुश्मन बनाना होगा, और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि एक बार अगर हमने सबको दुश्मन बना लिया तो हमें अपनी आखिरी सांस तक सभी से फाइट करते रहना होगा, और एक ऐसा ब्रूटल बैटल यहाँ चलता रहेगा जिसका जैसे कोई अंत ही नहीं। ये कहाँ से फायदे का सौदा हुआ। जिसमें मास्टर जी कहने लगता है कि तो तुम्हें क्या लगता है एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनना इतना आसान है? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक सेलेस्टियल बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है, इसके लिए तुम्हें अपनी पूरी जी जान लगा देनी पड़ती है। तभी वो बताने लगते हैं कि पहले जब 9 नीदर गॉड किंग अकेले 10 लोगों से फाइट कर रहा था, तब उसने सभी को बहुत ही अच्छी खासी टक्कर दी, लेकिन एट द एंड स्टिल वो फिर भी मारा गया, और क्योंकि वो सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर था, फिर भी संख्या की तादाद में ये लोग ज्यादा थे, और एक कभी 10 के आगे जीत ही नहीं सकता जब तक कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा स्ट्रेंथ ना आ जाए कि तुम अकेले इन सबको हैंडल कर पाओ। अब तुम समझ ही गए होगे कि क्यों यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हैं, और एक सेलेस्टियल बनने के लिए यही सारे जो गॉड किंग्स है ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती होने वाले हैं। लेकिन इस बार ये जो सभी लोग तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ना, अगर इनमें से आधे भी बच पाते हैं तो समझ लेना कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि जो ब्रूटल बैटल की बात मैं कर रहा हूँ उसमें 90% लोग मारे जाते हैं। तभी पोइन इसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब तभी यहाँ की जगह वापस से शेक करने लगती है, जिसके चलते इन सभी को पता चल जाता है, स्पेशली उन लोगों को जो कि इससे पहले आए हुए थे, कि बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और तभी एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि क्या इतनी जल्दी मदर कल्ड्रन इतनी जल्दी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स को इमर्ज करने वाली है? यकीन नहीं होता कि हम इतने ज्यादा लकी
ही निकले। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सामने जो स्टार जैसा दिख रहा था, जो कि कंपास का ऐसा लग रहा था पार्ट है, अचानक से वो रोटेट करने लगता है और ये असल में उस जायंट से जो कल्ट्रॉन है ना, उसका ऊपरी लिड है। इसी के साथ ये स्टार तेजी से रोटेट करने लगता है और इसके ऊपर जो एंशिएंट टेक्स्ट बने हुए थे ना, जो रून्स बने हुए थे, वो धीरे धीरे करके ग्लो करने लगते हैं और एक एक सर्कल पूरा हो जाता है। अगले ही पल वो आसपास की जितनी भी सक्शन फोर्स के जरिए से एनर्जीज होती है उन्हें ड्रेन कर लेती है और सामने ही पल भर में हमारे सामने वो जायंट सा एंशिएंट कल्ट्रॉन यानी कि मदर कल्ट्रॉन ऑफ स्पेशल ट्रेजर्स वो उभर के सामने आ जाता है, जो कि अपने अंदर से 7 कलर लाइट को इमिट करती है। यहाँ पे ये कल्ट्रॉन देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। सभी लालची गॉड किंग्स की आंखें इसी पे सेट हो जाती है। तभी यहाँ पे लियार समझ आती है कि अब यहाँ से निकलने का वक्त आ चुका है और वो किन्यू से कहने लगती है कि किन्यू, हमें यहाँ से पहले निकलना होगा क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये कहते हुए वो अपने बेली को सहलाने लगती है। तभी किन्यू कहता है कि ये जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है ये अगले 10 सालों के अंदर अपीयर नहीं होगा, तो हम तब तक थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। एक बार हमारा बच्चा दुनिया में आ जाए फिर हम आकर इस नजारे को देखेंगे। जिस पे मास्टर ली भी कहते हैं कि हाँ, ख्याल तो बहुत अच्छा है, तो चलो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और वैसे भी अभी हमारे पास बहुत वक्त है। अब किन्यू से ले जाने लगता है। तभी मिसेस जियांगले की नजर अपने फादर पे जाती है, जो कि उससे काफी दूर खड़ा था। वो उदास थी, अपने फादर से बात करना चाहती थी, लेकिन हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं। अब वो यहाँ से किन्यू समेत सभी के साथ जाने लगती है और जैसी वो चली जाती है उसके फादर की नजर उस पे जाती है और वो कहने लगता है कि किन्यू, ये मत समझना कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। एक बार मैं उस स्पिरिचुअल सेलेस्टियल ट्रेजर को ऑब्टेन कर लूँ ना और एक एक्सल्टेड सेलेस्टियल बन जाऊँ, तब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किन्यू। और जिस कचरे को इस वक्त लियार कैरी कर रही है ना, मैं उसे भी पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। देखो देखो देखो, सीजन 6 में अंकल जी को कितना सीधा दिखाया गया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जियांग फैन है ना, वो बिल्कुल लालच में अंधा हो चुका था। उसे हर हाल में सेलेस्टियल बनना ही था और इसके लिए तो वो अपनी बेटी, उसके बच्चे और उसके हस्बैंड सभी को दांव पे लगा देता है। तभी यहाँ पे जोनान के फादर आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि ब्रदर जियान फैन, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस वक्त तो तुम्हें बस फोकस करना चाहिए कि तुम कैसे जल्द से जल्द उन ट्रेजर्स को हासिल कर पाओ और बाकी सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो। और एक बार आप सेलेस्टियल बन जाओ ना, तो वैसे भी लियार तो हमारी ही बहू बनेगी, है ना, तो हमें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। अब अपने गुस्से को शांत कीजिए और चलिए यहाँ से निकलते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इतने टाइम बाद हाउसी का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जीशिया के साथ मौजूद था और वो यहाँ से काफी दूर जा रहा था और फ्लावर आइलैंड की तरफ जाते हुए हाउसी से कहने लगता है कि जीशिया, ये जो फ्लावर्स तुम देख रही हो ना, ये सब के सब असल में फ्लावर आइलैंड से बिलोंग करते हैं। कितने ज्यादा खूबसूरत है, इन्हें करीब से देखना चाहोगी? जिसमें वो मान जाती है और जीशिया का हाथ पकड़ते साथ ही वो उसे उस फ्लावर गार्डन में ले जाता है। असल में जीशिया को ना अपना हाफी काफी ज्यादा पसंद करने लगा है। आफ्टर ऑल उसके दोनों भाइयों ने तो घर बसा लिया, अब उनके पास टाइम क्या है उसके साथ खेलने के लिए। बस फिर क्या, उसे भी कोई मिल गई और अब वो बस कैसे न कैसे करके उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में है। इस दौरान वो जीशिया से काफी बातें करता है और तभी कहता है कि एक फूल तोड़कर उसके हाथों में देते हुए कहता है कि ये आपके लिए। जस्ट फिर वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि हुआंग फू, वाकई में आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड है। यहाँ पर जिस वे में जीशिया उसका शुक्रिया अदा करती है और उसकी तारीफ करती है, यहाँ हाफी का जो दिल है ना, वो यहाँ पे नगाड़े बजाना शुरू कर देता है। इतनी जोर से उसकी हार्ट बीट करती है कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो चोक कर जाएगा। और तभी हाफी को लगता है कि हाँ, बस यही मोमेंट है, अब मुझे कह देना चाहिए। इससे पहले कि वो कह पाता अपने दिल की बात, तभी यहाँ पे एक लेडी आ जाती है और कहने लगती है कि जीशिया, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ब्रदर हुआंग यू, आखिर तुम जीशिया को यहाँ क्यों लाए हो? आखिर तुम क्या करने की फिराक में हो? हाँ, अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि इस लेडी का नाम होंग यून है। यहाँ इसकी बातें सुनकर हाफी का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश करता है और तभी जीशिया से कहने लगती है कि होंग यू, उसके बारे में ऐसा मत कहो, वो तो मुझे यहाँ पे फ्लावर फील्ड दिखाने के लिए लाया था। तुम शायद भूल चुकी हो, लेकिन लास्ट टाइम जब गॉड किंग हमारा पीछा कर रहा था ना, तो इसी ने हमारी जान बचाई थी। उसके बाद सुनकर ना होंग यू कहने लगती है कि मेरी बहन, तुम कितनी ज्यादा भोली हो, तुम सब पे इतनी आसानी से कैसे ट्रस्ट कर लेती हो? हाँ, अब हाफी यहाँ पे छटपटा रहा था अपने मन की बात बोलने के लिए कि तभी उसे किन्यू का मैसेज मिल जाता है और वो उसे अपने पास वापस बुला लेता है और कहता है कि जल्दी आओ क्योंकि तुम बहुत ही जल्द चाचा बनने वाला है। ये सुनकर तो हाफी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सच में बेटी हुई या बेटा, कौन हुआ है? अब ये सुनकर जो जीशिया है वो कहती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना? जस्ट वो कहने लगता है कि लेडीज प्लीज मुझे माफ करो, आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे निकलना होगा क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है ना, वो बहुत ही जल्द पिता बनने वाला है, यानी कि मैं चाचा बनूंगा, इसलिए मुझे निकलना होगा और मैं आपसे बाद में आके मिलूंगा, ठीक है? जिस पर जीशिया कहने लगती है कि जो पैलेस मास्टर है ना, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारे मेंशन के बारे में किसी भी आउटसाइडर को कभी पता ही ना चले। जिस पे हाफी समझ आता है और वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हें इस जगह के बारे में फिक्र करने की जरूरत है, तुम आराम से अपने घर जाओ, अगर फ्यूचर में कभी हमारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है और उसे देख कर ना जीशिया उसे रोकने वाली थी, पर तभी यहाँ पे इसकी सिस्टर कहती है कि तुम पागल हो एक नंबर की और दोबारा ऐसे बिना बताए कहीं पे निकल मत जाना। जिस पे वो कहने लगती है कि पर होंग यू ऐसा नहीं है। जिस पे उसकी बहन कहने लगती है कि एक बात जान लो अच्छे से, होंग यू उसका असली नाम नहीं हुआ तो, और वैसे भी मैंने तो आज से पहले कभी भी ऐसे पर्सन के बारे में नहीं सुना जिसका नाम होंग यू है, तुम्हें थोड़ा केयरफुल
रहना होगा और हाँ, ज्यादा उसके करीब जाने की कोशिश मत करना। ये सुनकर तो उसे और ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो मनी मन उस फ्लावर को देखते हुए कहने लगते हैं कि होंगी, उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्मो के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किन्मो का फादर ऑलरेडी मौजूद था, यानी कि किंदाई, और उससे भी अब सब्र नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ही जल्द वो भी दादा बनने वाला है। और कहता है कि न जाने आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए, सब कुछ ठीक तो होगा ना। यहाँ पे किन्मो समेत उसके दोनों भाई किन जेंग और जो किन फेंग है, ये दोनों भी मौजूद थे और किन्मो वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और ये 15वीं बार है जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे जाके एक बार चेक करने दो, मुझे लियार की फिक्र हो रही है। तभी उसके भाई इसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि किन्मो तुम ऐसी सिचुएशन में नहीं जा सकते। पर तभी बच्चे के किलकाने की आवाज से चारों ओर सुनाई देती है सभी को। यहाँ आसमान में एक ब्राइट रोशनी इमिट होती है और वहीं से इस बच्चे के किलकारी की आवाज आती है। वो रो रहा था और सभी का ध्यान सीधा उसी ओर जाता है। अब तभी किन्मो हाफते कांपते हुए सीधा रूम की ओर दौड़ता है, जहाँ बाइलिंग उसे नजर आती है। वो कहने लगता है कि बाइलिंग बताओ कैसी है लिया, जिसपे वो कहने लगती है कि आराम से पहले सांस तो लो, चिंता मत करो, सिस्टर और उसका बेटा दोनों बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर किन्मो समेत सभी के चेहरे में एक बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। चारों ओर खुशी का माहौल था कि किन्मो को एक बेटा हुआ है और दोनों सेफ है। किन्मो इमीडिएटली लियार से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तभी किंडाई, जो कि दादा बनने के बाद इतना ज्यादा खुश था कि जितना तो ये अपनी शादी में भी नहीं हुआ था, और खुशी के बारे कहने लगता है कि मेरा सबसे छोटा बेटा फाइनली आज पिता बन चुका है। इसी के साथ किन्मो सीधा लियार के रूम में पहुंच जाता है, जहाँ लियार की गोद में उसका बच्चा मौजूद था और जो कि दिखने में इतना क्यूट लग रहा था कि कहीं से भी ये 1 घंटे का बच्चा तो लगता ही नहीं है, और वो भी इतना बड़ा। अब किन्मो से जाके प्यार करता है। तभी लियार कहती है कि बताओ आखिर हम इसका नाम क्या रखें। यहाँ पर उस बेबी के ना इतनी अडोरेबल आइज को देखकर किन्मो स्माइल करते हुए कहता है कि आज से हम हमारे बच्चे को किन्सी बुलाएंगे। वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा, चुन के नाम निकाला है सी। यहाँ पे किन्सी नाम सुनते साथ ही इस लियार को कुछ याद आता है और वो स्माइल करते हुए कहने लगती है कि किन्सी, मेरा बेटा किन्सी, कितना प्यारा नाम है ना ये। तभी किन्सी भी उसे देख के स्माइल करता है। अब तभी लियार बताने लगती है कि ये इतने सालों से मेरे पेट के अंदर मौजूद था, न जाने इसके अंदर ऐसी कौन सी बात होगी जो कि इसे बाकी बच्चों से अलग बनाएगी। और किनियो, एक चीज तुमने नोटिस की, ये जब से पैदा हुआ है बस एक बार ही रोया है, इसके बाद से ये बस हंसता हुआ आ रहा है। अब किन्मो से ना रहा नहीं जाता, इसके अंदर का बच्चा जाग जाता है। वो उससे कहने लगता है कि चलो चलो अब कहो पापा, लेकिन किन्सी कोई जवाब नहीं देता और बस तुतलाता रहता है। ये देखकर लियार बहुत ज्यादा हंसती है और कहने लगती है कि ये भी छोटा है, इतनी जल्दी कैसे बोलेगा। लेकिन तभी किन्सी जो है वो इमीडिएटली उसे पापा कहता है, जो सुनकर तो किन्मो भी हैरान था और कहने लगता है कि लियार तुमने सुना ना, इसने अभी अभी बोला। तभी वो उससे कहता है कि चलो बोलो मामा। अब यार लिटिल सी वो भी कहता है, जो सुन के तो ये दोनों समझ आते हैं कि इनका बेटा वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब तभी किनियो यहाँ अपने पास एक फायरवॉल को रेडी करता है और कहने लगता है कि लिटिल सी जरा मेरी तरफ देखो। और तभी वो उसके ब्लड रॉक को इसके अंदर रिफाइन करते हुए चेक करता है और अगले पल ये जो फायरवॉल था ये और तेजी से यहाँ पे ग्लो करने लगता है, जो देखकर किन्मो काफी ज्यादा सरप्राइज था और हंसते हुए कहता है, क्या बात है छोटे नवाब, लगा नहीं था इतने कमाल के तुम निकलोगे। हाँ ठीक है, फिर आज से ये जो फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल है, आज से ये तुम्हारे अंदर ग्रो करता रहेगा और तुम्हारे साथ ही बड़ा होता रहेगा। ये कहते साथ ही वो स्पिरिट पर्ल को उसकी तरफ थ्रो करता है और जो किसके फोरहेड के जरिए से उसके बॉडी के अंदर समा जाता है। जो भी पेरेंट्स ये चीज देख रहे हैं कृपया अपने बच्चों के साथ ये सब ना दोहराएं, ठीक है, वो कल्टीवेटर्स के बच्चे। जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरेसी ऐसे ही बड़ा हो जाता है और एक दिन वो जब अपने फादर के साथ यानी किनियो के साथ खेलने के लिए फील्ड की तरफ जाता है तो यहाँ किन्मो उसे पकड़ने में लग जाता है। किन्सी तो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपने फादर को काफी पीछे छोड़ दिया और वो उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगता है कि ये मैंने आपको पीछे छोड़ दिया, अब आप क्या करोगे। वैसे करते करते अचानक से वो एक चीज से टकराता है और जैसे ही पलट के देखता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन मौजूद था, एक बहुत ही खतरनाक से बीस्ट का जिसकी आईज रेड थी। किनियो उल्टे पैर रोते हुए भागता है और कहने लगता है कि फादर ये क्या चीज है। किनियो से कहने लगता है कि अरे रे ये तो बस एक फेक सा स्केलेटन है, आखिर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो। जैसे किन्सी रोते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो आपने जानबूझ के ये सब किया कि आप किन्सी को डरा पाओ। हाँ, एक मासूम से बच्चे को डरा के आपको शर्म नहीं आ रही। उसकी ये प्यारी बातें सुनकर किन्मो स्माइल करता है और कहने लगता है कि असल में ये ना मेरे बचपन से जुड़ी हुई एक चीज है जैसे कि मैंने आज तक संभाल के रखा है। इसी के साथ गाइस सीजन 1 के किन्मो के वो सारे दोस्त जो कि उसके मॉडल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं हमें वो दिखाए जाते हैं। अब अगर तुमने सीजन 1 अच्छे से देखा होगा तो जब किनियो ट्रेनिंग के लिए गया था तो तब किनियो की मुलाकात तो कबीले के इन 2 बच्चों से हुई थी जो कि आगे चलकर इसके बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और उन्हें ही याद करते हुए किनियो भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और फिर वो यहाँ अपने बेटे का हाथ पकड़
करते हुए उसके पास ले जाता है और कहने लगता है कि लिटिल सी जरा तुम्हारे स्किल्स को ना थोड़ा चेक किया जाए। तभी यहाँ पे वो जो स्केलेटन बीस्ट था ना ये वापस इसे पहले जैसा कर देता है और इसके अंदर जान आ जाती है। अब गाइस तुम्हें याद होगा कि सीजन 1 में किनियो इसी का सामना कर रहा था और इस बंदे ने तो उसकी नाक में दम करके रखा था। अब जो किन्सी था वो उसके साइज को देखकर काफी ज्यादा डरता है, जो देखकर किनियो उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा ओपोनेंट ये नहीं है, और फिर वो उसे श्रिंक करके छोटा कर देता है। अब इन सारे छोटे छोटे बीस्ट को देखकर वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब तो इन्हें मैं बहुत इजीली हैंडल कर लूंगा। ये कहते हुए वो आगे आता है और इन सभी की बैंड बजा के रख देता है, जहाँ पर वो अपने मुंह से एक फायर अटैक भी करता है, जिसके चलते ये जो बीस्ट थे ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और तभी किन्सी आगे आता है और इन्हें अपने पीछे दौड़ा लेता है और सामने आ रहे उस बीस्ट को एक मुक्का मार के दूर फेंक देता है और पीछे से जो बीस्ट उसके ऊपर हमला करता है उसे वो उल्टे हाथ का पंच मारकर वहीं पे लिटा देता है। और तभी सरप्राइजिंगली एक और बीस्ट आकर बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कर पाता उसकी आंख के पास आकर वो बीस्ट पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका था, जो देखकर किन्सी भी पैनिक कर चुका था। पर तब तक किन्मो आके उसे संभाल लेता है और ये देखकर किन्सी इमोशनल होते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं हार गया फादर। तभी उसका फादर उसे कंधे पे बिठा लेता है और कहता है कि अगर एक चील ऊंचाई पे उड़ना चाहती है तो उसे गिर के ही सीखना होगा। जब तक हमारे हाथों में नाकामयाबी नहीं लगेगी तो हम कैसे सीखेंगे। सही मायने में फेलियर ही सक्सेस है। अगर हम इससे कुछ सीखते हैं तो आज तक जितने भी लोग आए हैं ना इस दुनिया में उन सभी ने अपनी हार से कुछ ना कुछ सीखा है, तभी आज वो इस मुकाम पे है। मेरे बेटे हारने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम हार से कुछ सीखते हो ना तो सही मायने में यही तुम्हारी जीत है। अब तभी ये लोग अपने अपने मेंशन में आ जाते हैं जहाँ पर किन्सी अपने पेरेंट्स से कहने लगता है कि डैड मॉम जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं भी इससे भी बहुत बड़ा और आलीशान मेंशन बनाऊंगा, फिर मैं आप दोनों को भी वहाँ रहने दूंगा। ये सुनकर किन्नी उससे कहने लगता है कि अच्छा तुम एक मेंशन बनाओगे तो बताओ आखिर किस टाइप का मेंशन तुम बिल्ड करने वाले हो। जिस पे वो कहता है कि अरे आपको पता नहीं है मैं इससे बहुत बड़ा मेंशन बनाऊंगा, नहीं बहुत बड़ा, मेरा मतलब बड़े से बड़ा बनाऊंगा, एक बहुत बड़ा सा पर्पल मिस्ट्री मेंशन। ये कह के वो काफी ज्यादा खुश होता है। तभी यहाँ लियार उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहती है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर करोगे। अब तभी यहाँ पर एक तेज रोशनी छा जाती है जिसके चलते किन्मो लियार सभी का ध्यान उसे ओर जाता है और हवा में हमें यहाँ पे 6 पंखों वाला एक इंसान नजर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल है और इन्हें द फ्लोटिंग फेदर एक्सल्टेड सेलेस्टियल कहा जाता है, जो कि यहाँ आते साथ ही किनियो और लियार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। अब तभी अचानक से हवा में एक और ब्लैक होल बनता है जिसके ऑरा को फील करके तो यहाँ पे किन्मो को भी थोड़ा सा डर लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर इस वक्त तो कौन आ गया और दूसरा पर्सन कौन। तभी यहाँ एक ब्लैक रॉब पहने हुआ एक मिस्टीरियस सा पर्सन अपीयर होता है जो कि असल में सेकंड ग्रैंड मिस्ट कंट्रोलर है जिनका नाम लिन मैंग है और जो कि आते साथ ही यहाँ पर अपने लिन मैंग कॉस्मोस को क्रिएट कर लेते हैं, जो देखकर तो किन्मो भी पूरी तरीके से अमेज्ड हो चुका था। यहाँ पे सीनियर लिन मैंग जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं ना तो यहाँ का स्पेस पूरी तरीके से फ्लक्चुएट करने लगता है। ये देखकर तो किन्मो भी शॉक था और कहने लगता है कि जरा इनका ऑरा देखो, इनकी ऑरा से हमारे आसपास का स्पेस इतनी बुरी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहा है, पर ना जाने क्यों ये ऑरा मुझे बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही है, बिल्कुल ऐसी ऑरा जो कि मैंने उस रिलीफ पैसेज के अंदर फील किया था। अब यहाँ पे लिन मैंग जो है वो अपना रॉब हटाता है और इनके सामने आ जाता है और अपना लिटिल सी यानी कि किन्सी वो तो यहाँ पे अपनी माँ के पीछे छुप चुका था। यहाँ पे ब्रदर लिन मैंग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और तभी किन्मो और लियार दोनों से रिस्पेक्ट देते हुए ग्रीट करते हैं और तभी जो ब्रदर फ्लोटिंग फेदर है वो आगे आते हैं और कहने लगते हैं कि किनियो आज मेरे मास्टर खुद आए हैं तुम्हें पर्सनली कंग्रेचुलेट करने के लिए, और हाँ तुम्हारे बेटे से मिलने के लिए ना मैं और मेरे मास्टर दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। यहाँ पे एक सेलेस्टियल के मास्टर का सुनकर ना किन्मो भी शॉक्ड हो जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्डर लिन मैंग है वो किन्मो से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मुझे एल्डर वेल्डर कहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें सेकंड ब्रदर सही लगे, अगर तुम सही समझते हो तो तुम मुझे बस अपना सेकंड ब्रदर कह के बुला सकते हो। ये सुनकर तो किन्मो को बहुत अच्छा लगता है। वो उनसे मिस लियार और अपने बेटे किन्सी दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है। अब किन्सी को देखकर ब्रदर लिन मैंग कहने लगता है कि अरे वाह ये तो बड़ा प्यारा है। ये कहते हुए वो उसके फोरहेड की तरफ एक एनर्जी पर्ल को थ्रो करते हैं और जिसके चलते उसके आसपास एक ऐसी स्पिरिचुअल फायर लग चुकी थी जिसके चलते किन्सी के बॉडी के अंदर मौजूद वो जो फायर सोर्स स्पिरिट पर्ल था ना वो काफी हद तक एनहेंस हो चुका था और पलक झपकते ही वो पूरी तरीके से रिफाइन भी हो जाता है, जो देखकर मिस लियार भी शॉक्ड हो जाती है। और तभी यहाँ पे वो अपने पास से एक स्पेयर को बाहर निकालते हुए कहने लगते हैं कि ये मेरी तरफ से मेरे प्यारे से भतीजे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। यहाँ पे एक फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को देखकर किन्मो खुद भी शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो एक फर्स्ट क्लास का ग्रैंड मिस्ट ट्रेजर है। जिस पर ब्रदर लिन मैंग कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, ये बच्चे के लिए खेलने की चीज जैसा है, और हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है, और पता है वो ये कि बहुत ही जल्द तुम्हें दूसरा बच्चा भी होने वाला है। और क्या है ना फ्यूचर प्रोटेक्ट करना मेरे लिए बहुत आसान है। अब तभी यहाँ पे लियार कहने लगती है कि फिर तो इसका मतलब ये है कि हमारा नन्हा लिटिल सी अब बहुत ही जल्द एक बड़ा भाई बन जाएगा। जिसमें वो भी कहता है कि हाँ फिर मैं उसको ना अपने सारे टॉयज दे दूंगा और उसे बहुत प्यार करूंगा। जिसके बाद वो अपने डिसाइबल से कहता है कि मैं ब्रदर किन के साथ थोड़ा वक्त बिताऊंगा, उसके बाद मैं लौट आऊंगा, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो।
अब गाइस, जैसा कि मैंने तुम सबको बताया कि जो सीनियर लिन मैंग है ये असल में सेकंड ग्रैंड मिस्ट कंट्रोलर हैं और इन्होंने भी बिल्कुल एक ऐसा यूनिवर्स को क्रिएट किया है जैसे कि अपने किन्मो ने पिछले सीजन में एक यूनिवर्स को बनाया था। और जो कॉइलिंग ड्रैगन यूनिवर्स को तुम देख रहे हो ना, जिसमें यूलान कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है, तो असल में उस यूनिवर्स को इन्होंने ही क्रिएट किया। क्या तुमने अभी तक कॉइलिंग ड्रैगन नहीं देखा? हद है यार, क्या कर रहे हो तुमने? कॉइलिंग ड्रैगन जैसी सीरीज कैसे छोड़ दिया? अगर तुम थ्रोन ऑफ स्टील के फैन हो तो तुम इसे छोड़ ही नहीं सकते। इस वीडियो को देखने के बाद उस सीरीज को जरूर चेकआउट कर लेना। जी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा है, बस तुम्हें जाके ढूंढने की देर है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किन्मो की तारीफ करते हुए यहाँ पे उससे कहने लगता है कि मानना पड़ेगा तुम्हारा बनाया गया वो जो ब्लैक होल रियलम है ना, वो ट्रूली रिमार्केबल है और ये बिल्कुल डायरेक्टली मेरे ग्रैंड मिस्ट स्पेस से लीड करता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सुनकर तो किन्मो खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि सेकंड ब्रदर, मुझे लगा नहीं था कि आपको मेरे इस न्यू यूनिवर्स के बारे में इतना कुछ पता होगा और उसके सीक्रेट्स का भी। अब ऐसे ही जब चाय पे चर्चा हो रही थी तभी यहाँ किन्नी उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है ये अगला एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल कौन बनेगा? जिस पे वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल मुद्दे की बात करते हो और यही बात ना तुम्हें सबसे ज्यादा अलग बनाती है। ठीक है, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। और तभी वो बताने लगते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि गॉड किंग की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो कितनी ज्यादा है, लेकिन अगर उसका जो पर्सनल मेरिट स्कोर है वो इनसफिशिएंट होगा तो उनकी किस्मत में मानो लिख दिया गया है कि वो आगे चल के कभी भी एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल नहीं बन सकते। किन्नी ये सवाल करते हैं और कहता है कि सेकंड ब्रदर, आखिर ये किस मेरिट की आप बात कर रहे हैं? वो बताते हैं कि मैं उस मेरिट की बात कर रहा हूँ जिसे कि कंट्रीब्यूशन मेरिट कहा जाता है। जब तक तुम यूनिवर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे तब तक तुम्हें एक भी मेरिट स्कोर हासिल नहीं होगा, लेकिन कितना ज्यादा तुम्हें कंट्रीब्यूशन करना होगा इसके ऊपर एक अलग अलग राय है। अब ये सुनकर किन्नी के मन में सवाल आता है और कहने लगता है कि फिर तो ये जो सेलेस्टियल के लिए जो वॉर चलने वाली है ये तो पूरी तरीके से पॉइंटलेस हो गया ना, इसका तो कोई फिर यूज ही नहीं, क्योंकि जब सब कुछ कंट्रीब्यूशन पॉइंट पे डिपेंड करता है फिर इसका क्या मतलब? जिस पे वो स्माइल करते हुए कहने लगते हैं नहीं, तुम यहाँ पे गलत हो किन्नी, इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। और तभी वो कुछ ऐसा बताते हैं बुदबुदाते हुए जो कि यहाँ पे हमें नहीं बताया जाता। अब यहाँ ऐसे ही सारी रात ये बात करते रहते हैं और किन्नो ये सारी बातें सुन के हैरान हो चुका था। अब तभी फाइनली सुबह हो जाती है और यहाँ ब्रदर लिन कहने लगता है कि जरा देखो तो बातों बातों में पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई और अब लगता है कि मेरे जाने का वक्त आ चुका है। किन्नो उसे फेयरवेल कहते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर आने के लिए आपका शुक्रिया, जिस पे वो कहता है कि ठीक है फिर अगली बारी तुम्हारी है। उम्मीद करता हूँ कि जब हम दोबारा मिलेंगे ना तो हम लोग इससे भी ज्यादा खुल के बात कर पाएंगे। अब किन्नो अपने उस साके को देखकर कहने लगता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये है जो मेरिट स्कोर है, कंट्रीब्यूशन पॉइंट जिसे कहते हैं, उसे असल में जो यूनिवर्स मास्टर है वो डिसाइड करते हैं। अब किन्नो उसे पीते हुए यहाँ से दूर चला जाता है और कहने लगता है कि खैर फिलहाल मुझे इस वॉर से दूर ही रहना चाहिए, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं और ना ही इस टाइटल से। मेरा रास्ता तो इसके पास से भी होके नहीं गुजरता। मुझे जल्द से जल्द अपने नए बनाए गए उस यूनिवर्स को उसके कंप्लीट इवोल्यूशन लेवल तक ले जाना है और यही मेरा रास्ता है। इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस लियार को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जितार जैसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में बिजी थी और काफी अच्छी तरीके से वो इसे प्ले कर रही थी और पहले से ज्यादा इसकी जो धुन है वो और ज्यादा मधुर हो चुकी थी। यहाँ किन्नो दूर से ये खड़ा होकर सुन रहा था, इसे फील कर रहा था और उसकी आंखें बंद थी। इस दौरान लिटिल सी यानी कि किन्सी आते साथ उसके ऊपर हमला कर देता है और किन्नो आंखें बंद करते हुए बस हल्का सा टर्न होता है और उसके अटैक से डॉज कर जाता है, जिस पे किन्नी उससे कहने लगता है कि तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, चलो दोबारा से हमला करो। अब वो दोबारा से हमला करता है और दोबारा से ही अपना किन्नी से बच जाता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हें ऐसे अटैक करना होगा कि जैसे तुम इस पूरे के पूरे यूनिवर्स के साथ मर्ज हो चुके हो, तब जाकर तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हारे किसी मूव को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये सुनकर यहाँ किन्सी उसके आसपास चक्कर लगाने लगता है, उसके पास वही स्पेयर भी मौजूद था जो कि ब्रदर लिन ने उसे दिया था। अब तभी वो कहने लगता है कि ठीक है फादर, अब जरा मेरे इस मूव के बारे में बताइए, आपका क्या ख्याल है? ये कहते हुए वो फायर एलिमेंट्स को गैदर करते हुए एक फायर बॉल बनाता है जो कि ब्लू कलर का था और यहाँ पलक झपकते ही वो उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। अब यहाँ सेबल जो किसी और आ रहा था, जैसे वो इस अटैक को देखता है वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और यहाँ किन्नी उससे कहने लगता है कि वैसा मानना पड़ेगा तुम्हारे ये अटैक्स पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, लेकिन मेरे बच्चे इसे और ज्यादा परफेक्शन की दरकार है क्योंकि इसमें अभी भी मैं काफी सारे फ्लॉज देख पा रहा हूँ। अब किन्सी इसके पास आकर उसके ऊपर स्पेयर से हमला करता है, लेकिन किन्नी बहुत इजीली उसके अटैक से डच कर जाता है। अब ये बाप बेटे फाइट कर ही रहे थे, इस दौरान किन्सी जो था ना वो अपना एक काफी डेडलीस्ट अटैक उसके ऊपर करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, जहाँ वो एक ब्लू फायर फिनिक्स को समन करते हुए इसकी फुल पावर को अनलीश करने लगता है और कहने लगता है कि फादर अब जरा इसे देखिए और मुझे बताइए कि आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है। अब यहाँ पे वो जो फायर फिनिक्स था वो आसपास चक्कर काटते हुए किन्मो के ऊपर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। किन्मो जो कि उसकी तरफ चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था, जैसे ही वो उसके इनफ करीब पहुंच चुका था वो अपना हाथ उठाते साथ ही बिल्कुल उसके ऐसे ना चिन पे दे मारता है और मार के ऐसे उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ लियार वो भी अपनी म्यूजिक को बंद कर देती है। तभी सेबल ये नजारा देखकर कहने लगता है कि क्या बात है। तभी यहाँ पे किन्नी अपने बेटे की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ही लाजवाब था और मैं
सिर्फ तुम्हारी तारीफ नहीं करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा कि आखिर तुम इसे और ज्यादा परफेक्शन लेवल तक कैसे ले जा सकते हो। तुम्हें अपने माइंड को और ज्यादा फोकस करना होगा। ये सुनकर किन्सी कहने लगता है कि फादर, मैं आपकी हर राय को अपनाना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके जितना स्ट्रॉन्ग बनूंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए ताकि मैं एक्सपीरियंस को गेन करूँ। यह सुनकर किन्मो स्माइल करते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है फिर, क्योंकि अब तुम्हारी जो पावर लेवल है, जो स्ट्रेंथ है, वो एक हेवन डाइटी के इक्वल है, तब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। जिस पे तो किन्सी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन किनी उससे कहने लगता है कि पहले अपनी मदर से जाके पूछो। अब सेबल वहाँ पे आ जाता है, किन्सी उससे हाई फाई करते हुए सीधा अपनी मदर के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ किनी अपने भाई से कहने लगता है कि सेबल, क्या बात है, आखिर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर सेबल उससे कहने लगता है कि भाई, क्या तुमने नोटिस किया, हमने हाफी को काफी वक्त से नहीं देखा है। तुम जानते हो कि आखिर वो कहाँ है? सच कहूं तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ये सुनकर किनी उससे कहता है कि चिंता मत करो, एक बार मुझे देखने दो। और तभी वो अपने डिवाइन सेंस को चारों डायरेक्शन में एक्सपेंड कर देता है और उसका डिवाइन सेंस पलक झपकते ही पूरे एरिया को कवर कर चुका था। और उसे पता चलता है कि उसका भाई हाफी इस वक्त यहाँ से काफी दूर ब्लड सी एरिया में मौजूद है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ब्लड सी एरिया को देख पाते हैं, जहाँ हमें हाफी नजर आता है जो कि ज़ीशिया का पीछा कर रहा था और उसे कहने लगता है कि प्लीज मेरी बात सुनो, आखिर तुम कहाँ जा रही हो और मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? ये मैं हूँ हांग यून। यहाँ पे ज़ीशिया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। तभी उसकी बहन कहने लगती है कि मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम यहाँ से दूर जाओ। जिसपे वो मान जाती है और उसकी जो सिस्टर थी वो यहाँ पे हाफी का रास्ता रोकने के लिए उस पर हमला कर देती है। यहाँ पे हांग यून उसके ऊपर काफी सारे हमला कर देती है, जिसके चलते हाफी को भी समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा ये क्यों कर रही है। वो उसे बार बार कहता है कि हांग यून क्या कर रही हो। अब यहाँ वो उसके टेंटिकल से बचते हुए जैसे तैसे करके ज़ीशिया के पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी वो वापस इसका रास्ता रोकने के लिए अपने टेंटिकल्स के जरिए से उसके हाथ पैरों को बाइंड करते हुए उसे रोकने लगती है। जो देखकर ना अब यहाँ हाफी की सटक जाती है और वो उससे कहने लगता है कि देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ हांग यून, मेरा पीछा छोड़ दो और अगर तुम नहीं रुकी ना, कसम से बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा और दोबारा मुझे कहना मत कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। कहते हुए वो उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। अब यहाँ हांग यून भी जानती है कि अगर उसने अपनी हद पार की तो हाफी फिर उसे छोड़ने नहीं वाला। अब तभी वो यहाँ पे सीधा पहुंच आता है ज़ीशिया के पास और उससे पूछने लगता है कि बताओ आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो, आखिर क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। जिस पे ज़ीशिया उससे नजर छुपाती हुई जाने लगती है, जिस पे वो उसका रास्ता रोकता है और कहने लगता है कि ज़ीशिया यार बताओ, मैं परेशान हूँ, मैं मेरे जाने से पहले सब कुछ ठीक था, तो आखिर क्या हो गया जब मैं वापस आ गया हूँ। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई, मुझसे क्या गलती हो गई कि तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, हाँ, और मुझे इग्नोर भी कर रही हो, बताओ ना क्या बात है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ीशिया उससे कुछ नहीं कह पाती, बस उससे नजर चुराते हुए इतना कहती है कि हांग यून प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो और जितना जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ दो और कभी भी मुझे ढूंढते हुए दोबारा यहाँ पे मत आना। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगती है। हाफी से ये बात हजम नहीं होती, वो उसके पास जाता है, उसे रोकता और कहता है कि एक बात बताओ, जब हम लास्ट टाइम मिले थे, जब हम एक दूसरे से अलग हुए, तब सब कुछ ठीक था, हमने प्रॉमिस भी किया था कि अगर हमारी किस्मत में होगा तो हम जरूर मिलेंगे दोबारा और हम कोशिश भी करेंगे। और अब तभी हम देखते हैं कि उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि हुआंग यू, बेहतर यही होगा कि तुम छोड़ दो, उसके ऊपर अपना प्रेशर मत डालो, उसे भूल जाओ, क्योंकि जो ब्लड सी पैलेस के लोग हैं ना, उन्हें आजादी कभी नसीब नहीं होती। यह कहते हुए वो अपने हाथ पे बने उस सीलिंग मार्क को देखती है। अब हाफी सील का सुनकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और ज़ीशिया से कहने लगती है कि मैंने कहा ना, इन सब के बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, प्लीज मुझे भूल जाओ, मैंने मेरे फेथ को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते। ये कहते हुए वो यहाँ से इमोशनल होकर चली जाती है। अब यहाँ हाफी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं सुनती। अब तभी हाफी की सटक जाती है और वो कहता है इस ब्लड सी पैलेस की तो, और तभी वो निकालता है अपने उस जाइंट से स्पेयर को और अपने पावर को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि मैं इस ब्लड सी पैलेस को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दूंगा। अब ये कहते हुए वो इस ब्लड सी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी यहाँ पे जो ब्लड पैलेस मास्टर होती है ना, वो यहाँ पे आ जाती है, स्वॉलो स्टार वाली नहीं, और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा यहाँ पर कोई ऐसा भी है मेरे टेरिटरी में जो कि इतना ज्यादा एरोगेंट है। हाँ, तभी ज़ीशिया समेत उसकी बहन कहने लगती है कि प्लीज पैलेस मास्टर इन्हें माफ कर दीजिए। तभी यहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी लहर हाफी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और धीरे धीरे करके इसकी हाइट बिल्कुल आसमानों को छूने लगती है और अगले ही पल इसके बीच से ब्लड सी क्वीन बाहर आती है, जिसे देखकर यहाँ पे ये दोनों इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करती है। और ब्लड सी क्वीन के आते साथ ही जो ऑरा है ना यहाँ का बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। तभी ब्लड सी क्वीन आगे आती है और कहने लगती है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में बस कुछ ही सालों के लिए गई थी और देखो तो मेरे पीठ पीछे गद्दार यहाँ पे कब से आके बस गए, मुझे पता तक ही नहीं चला। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अपने इस दिल को ऐसे बेलगाम छोड़ दिया, दोनों तो अब मरना डिजर्व करती हो। ये कहते हुए वो अपनी लहर को इन दोनों को स्वॉलो करने के लिए बढ़ा देती है, लेकिन सही वक्त पर हाफी आ जाता है, इन दोनों को पकड़ के अपने साथ यहाँ से काफी दूर ले जाता है और एक सेफ डिस्टेंस पे जाने के बाद हाफी इसकी तरफ पलटता है और उसे देखकर मन में कहता है कि अच्छा तो यही है ब्लड सी पैलेस मास्टर। हाँ, अब यहाँ से केनियो, सेबल और जो मिस लियार है, ये तीनों ये नजारा देखे जा रही थी और तभी सेबल केनियो को बताने लगता है कि भाई इसको ना बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुन के रखा है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद ये वही है जिसका एक बार हमने सामना
सामना किया था और ये ब्लड सी की वही टॉप एक्सपर्ट में से एक है। अब यहाँ हम हाउफी को देखते हैं जो कि उसके तरफ अपने पैर को थामते हुए कहने लगता है कि अच्छा अब मैं समझा, तो तुम ही वो चुड़ैल हो जिसने कि मुझे और मिस जीशिया को, हम दोनों को एक दूसरे से अलग रखा है। हाँ, अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर ना जो सिस्टर होंगी थी वो आगे आती है और कहने लगती है कि पैलेस मास्टर प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, ये बस दिल के बहुत सीधे हैं और मुंह में जो आता है बोल देते हैं, प्लीज इनकी बातों का आप बुरा मत मानिए। ये तो ऐसे ही है सरफरा टाइप का, जब जो मन में आता है बोल देता है। और आप देख ही सकती हो कि ये पूरी तरीके से इंसान भी नहीं है। मेरा मतलब आप समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो जीशिया थी ना वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है उसके सामने, बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगती है और कहने लगती है कि प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, इनका इरादा ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करे। चुड़ैल बोला है बहन। यहाँ पे ये दोनों उसके पास काफी ज्यादा गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगती है और कहती है कि प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। ये सुनकर जो ब्लड सी क्वीन थी वो कहने लगती है कि क्या माफ कर दूं? असल में उससे पहले ना तुम दोनों को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि तुम्हारा मैं क्या अंजाम करूंगी। हाँ, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दी कि तुम लोग मेरे ऑर्डर को डिसोबे करो? मैंने तुम लोगों से कहा था, लेकिन फिर भी तुम मेरे खिलाफ गई और यहाँ तुम खुद को बचाने के बजाय उसके लिए यहाँ पर मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हो। कितनी ज्यादा बेवकूफी बना हरकत है। ये कहते हुए वो अपनी पावर को अनलीश करती है। अब तभी यहाँ उसके चलते इन दोनों को काफी ज्यादा पेन होता है और यहाँ हाउफी को भी अंदाजा हो जाता है कि जिसे चुड़ैल कहा था वो तो चुड़ैल की भी चुड़ैल है। अब तभी ब्लड सी क्वीन यहाँ जीशिया की ओर पॉइंट आउट करते हुए कहने लगती है कि तुमने एक आउटसाइडर के साथ दिल लगाया, उसे यहाँ पर लाई, और जो कि एक कैपिटल का बहुत बहुत बड़ा ऑफेंस है। तुमने ये चीज किया है और जिसका मतलब तुम्हारे साथ जिसने साथ भी दिया है वो भी इसमें बराबर का दोषी है। हाँ, ये तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन तुमने फिर भी इसे नहीं रोका, ना ही मुझे इन्फॉर्म किया। जहाँ जाके इसे 100 मिलियन ईयर्स के लिए इसे कैद करके रख दो एक टोकन पनिशमेंट के तौर पे, जिसके बाद तुम वापस आओगी अपनी पनिशमेंट के लिए। ये कहते हुए वो अपने रिवेंज के जरिए से उसे पनिश करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हाउफी बीच में आते साथ ही उसे मार के दूर फेंक देता है और कहने लगता है कि मैं इन दोनों को अपने साथ ले जा रहा हूँ और देखता हूँ कि किसमें दम है जो मुझे आज यहाँ पे रोकेगा। ये कहते हुए हाउफी अपने उस जाइंट से स्पेयर से उसके ऊपर हमला करने चाहता है, जो देख के वो स्माइल करती है और तभी वो बस यहाँ पर अपनी उंगलियों के इशारे से उसके सामने एक शील्ड को बना देती है और कहती है कितनी भी जल्दी क्या है, अभी तुम्हारी सजा तो बाकी है। यहाँ पे हाउफी उसके इम्पैक्ट से काफी दूर जा गिरता है और तभी ब्लड सी क्वीन कहने लगती है कि तुम्हारे जैसा एक मामूली सा हेवन डाइटी, उसकी इतनी हिम्मत कब से हो गई कि जो मेरे सामने इतना ज्यादा उछल रहा है। हाँ चलो, तुम्हारे लिए मेरी एक अलग पनिशमेंट रेडी है। ये कहते हुए चारों ओर वो ब्लडी मिस्ट को फैला देती है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रीपी से दिखने वाले काफी सारे लोग बाहर आते हैं। इन सभी के फेस और कपड़े पूरी तरीके से रेड थे, जो कि असल में सारे के सारे ब्लड स्लेव्स थे। अब तभी वो जो हेवन डाइटी का ब्लड स्लेव था उसे आजाद करते हुए यहाँ शान से अपनी थ्रोन के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि जाओ इसका खेल खत्म कर दो। उसका ऑर्डर पाते साथ ही दो ब्लड स्लेव्स हाउफी के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो देखकर जीशिया को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन हाउफी इन दोनों को ना अपने एक सिंगल स्लैश रैक से ही पूरी तरीके से मिटा चुका था। ये देखते साथ ही जो ब्लड सी क्वीन थी वो भी हैरान थी और हाउफी उसके सामने उससे कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है ना सबको मैदान में उतार दो, मैं एक एक को चुन चुन के ठिकाने लगाऊंगा और जिसके बाद तुम्हारी फिर मैं ऐसी बैंड बजाऊंगा ना कि दोबारा किसी को स्लेव बनाने का तुम सोचोगी भी नहीं। अब यहाँ ब्लड सी क्वीन हैरान थी, मन में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? ये तो बस मामूली सा एक हेवन डाइटी है, तो वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? लेकिन तभी उसकी नजर जाती है उसके स्पेयर पे और उसे देखते साथ ही वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है और कहती है कि कहीं ये वही तो नहीं। इस दौरान आयर नाम का एक गॉड किंग उसे वो मैदान में उतार देती है और कहती है कि जाओ और जाके दिखा दो कि ब्लड सी क्वीन को डिफाई करने वालों का क्या अंजाम होता है। अब यहाँ पे ये जो गॉड किंग था ना, ये क्रीपी वे में फ्लाई करते हुए उसके पास जाता है, उसके ऊपर 2-4 हमले करता है। हाउफी बहुत इजीली डॉज करते हुए घुमा के अपना स्पेयर सीधा उसके पेट में दे मारता है, जिससे उसकी सोल भी उसकी बॉडी का साथ छोड़ने लगती है। और तभी यहाँ पे जो ब्लड सी क्वीन है वो समझ जाती है कि ये एक फर्स्ट ग्रेड का होंग मिंग लिंग बाओ है, यानी कि ग्रैंड मिस्टर ट्रेजर है। और तभी वो आयर्ड से कहने लगती है कि इसका खेल खत्म कर दो, इसके साथ खेलना बंद करो, ठीक है? मुझे ज्यादा देर तक इंतजार मत करवाओ, उसका खेल खत्म करो और जल्द से जल्द उसके पास वो जो चीज है ना मुझे वो ला के दो। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ना, ये इमीडिएटली अपने वेपन को घुमाते हुए हाउफी की तरफ थ्रो कर जाए, लेकिन हाउफी तो उन सभी को मार के दूर फेंक देता है और इन दोनों के बीच एक स्ट्रेट क्लैश होता है, जिसमें हाउफी अपने स्पेयर से इसके ऊपर हमला करता है। वहीं दूसरी तरफ वो बंदा भी उसके ऊपर तेज दनादन अपने स्पेयर और अपने ब्लेड दोनों से हमला करता है, लेकिन हाउफी बहुत इजीली इसे हैंडल कर रहा था। ये देखकर जीशिया और होंग यू दोनों ही हैरान थे कि एक हेवन डाइटी होने के बावजूद वो एक ऐसे बंदे को कैसे टक्कर दे पा रहा है जो कि एक गॉड किंग लेवल की स्ट्रेंथ को पोसेस करता है। अब हाउफी लगातार बार-बार अटैक करते हुए अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी होने ही वाला था और इसके बैंड बजाने वाला था, तभी अचानक से यहाँ पे ब्लड सी क्वीन उसे अपने टाइम फ्रीजर में पूरी तरीके से फ्रीज कर देती है और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा, आज से पहले मैंने कभी भी इतना फाइनेस्ट ट्रेजर नहीं देखा, एक फर्स्ट क्लास का ट्रेजर। हाँ, पर अफसोस की बात है कि ये तुम्हारे पास है, पर चिंता मत करो, बहुत ही जल्द ये इसके सही ओनर के पास पहुंच जाएगा, यानी कि मेरे पास। अब तभी यहाँ पे जो जीशिया थी वो वापस से पैलेस मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगती है कि
प्लीज उसे जाने दो, उसने कुछ भी नहीं किया, प्लीज आप जाने दीजिए उसे, मैं वादा करती हूँ, मैं आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी, आप मुझे जो सजा देना चाहती है मुझे मंजूर है। तभी यहाँ ब्लड सी क्वीन कहने लगती है कि आयर आखिर तुम्हें किसका इंतजार है, इसका खेल खत्म करो। तभी यहाँ पे जो आयर था वो आता है और आते साथ ही सीधा अपना ब्लेड उसके ऊपर चला देता है। लेकिन तभी एक लेडी के चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि मिस्टर ज़ीशिया उसके अटैक के चपेट में आने से बाल बाल बच जाती है, क्योंकि यहाँ पे किनियो आ चुका था और उसकी आंखों में वो किलिंग इंटेंट था कि बस उसका हल्का सा ऑरा ही उस आसपास की हर एक चीज को नॉर्मलाइज कर देता है, जिसके चलते हाफी आजाद हो जाता है और ये जो बंदा था ना ये काफी दूर जा गिरता है। तभी हाफी ज़ीशिया से कहने लगता है कि तुम पागल हो क्या, तुम क्या करने चली थी, अगर मेरा भाई सही वक्त पे नहीं आता तो। और हाँ, मेरा असली नाम हाफी है और ये मेरा बड़ा भाई जो कि मिस्ट सिटी का लॉर्ड है, नाम है इसका किनियो। अब ब्लड सी क्वीन उसकी ऑरा को पहचान लेती है और कहने लगती है कि अच्छा तो तुम वही हो ना जो उस वक्त मेरे टाइम फ्रीज जोन से जैसे तैसे एस्केप कर गया था। जरा देखो तो किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है ना, मुझे लगा था कि तुम पलट के भी कभी यहाँ आओगे नहीं, तुम्हारी परछाई भी मुझे देखने को नसीब नहीं होगी, लेकिन किसे पता था कि किस्मत इतनी ज्यादा मेहरबान होगी कि तुम खुद चल के यहाँ मेरे पास आ जाओगे। जिस पे किनियो भी स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही मिस्टीरियस एक्सपर्ट हो ना जिसके बारे में आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं, मेरे भाई तो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा ही जानते हैं, इसलिए मैंने सोचा जरा आके तुमसे हाय हेलो कह लूं। तो यहाँ उसकी सारी बातें सुनकर जो ब्लड सी क्वीन है वो कहने लगती है कि देखो मैं ज्यादा बहस पे नहीं जाती, अगर तुम मेरे सामने अच्छे से गिड़गिड़ा के बिल्कुल मजबूर बन के लाचार बन के मेरे सामने रहम की भीख मांगते हो, हाँ वो जो तुम्हारे भाई का वो जो ट्रेजर है वो मेरे हवाले कर सकते हो, तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस बंदर भाई को दोनों को यहाँ से सही सलामत जाने दे सकती हूँ। तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है, इससे ज्यादा रहम की उम्मीद तो तुम मुझसे रखना ही मत। अब ये सुन के किन्मो कहता है कि अगर मुझे यहाँ से जाना होगा ना तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये सुनकर तो भाई इसके ना ऐसे गुरूर में आग लग जाता है और वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम एक सिटी लॉर्ड हो, अगर तुम यहाँ से मुंह छुपा के भागते हो तो मैं तुम्हारे एंटायरली पूरी सिटी को ही वाइप आउट कर दूंगी, तो बताओ तुम कैसे भागोगी, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। सुन के किनियो से कहने लगता है कि अरे इतना ज्यादा हाइपर होने की क्या जरूरत है, चलो एक शर्त लगाते हैं, हम दोनों इक्वली फाइट करेंगे, बिल्कुल फेयर इनफ। अगर तुम हार जाती हो ना तो तुम ज़ीशिया और होंगयुन दोनों को उनकी आजादी दे दोगी। ब्लड सी क्वीन कहती है कि अगर मैं जीतती हूँ तो तुम उसका वो ट्रेजर मेरे हवाले कर दोगे। ये सुनकर किनियो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हारी नजर उसके स्पेयर पे है, जिस पे वो कहने लगती है कि हाँ क्यों, अगर ये मेरे पास होगा ना तो उस सेलेस्टियल वार में मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। किन्मो उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और कहता है कि अगर तुम मुझे हरा पाती हो ना तो मैं इसके बदले तुम्हें एक और ट्रेजर लूंगा, वो इससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर होगा। ये सुनकर ब्लड सी क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो कहने लगती है कि बेशरम लड़के तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो, हाँ कोई होंगमिंग लिंक बाउट ट्रेजर्स ऐसी मामूली चीज है क्या कि तुम परचूनी की दुकान से खरीद के लाओगे, और ना ही तुम मुझे किसी एंगल से एक क्राफ्टमैन लगते हो कि तुम एक फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को प्रोड्यूस कर पाओगे। ये कहते हुए वो अपने स्पेयर को निकाल कर किनियो के ऊपर टूट पड़ती है। अब यहाँ किनियो भी उसे एक अपने आइस मिनिएचर वर्ल्ड के अंदर पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है, जिसके चलते वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और आसपास की वॉल में अटैक करते हुए कहने लगती है कि तुम मुझे ट्रैप करना चाहते हो, मैं ब्लड सी क्वीन हूँ, मुझे ट्रैप करना इतना आसान भी नहीं। ये कहते हुए वो एक वॉर्टेक्स को बनाती है और तभी अचानक से वो एक टॉर्नेडो को शेप ले लेता है और पूरे के पूरे इस मिनिएचर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखकर तो अपना किनियो भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इसने इतनी आसानी से इस चीज को तोड़ दिया और अब वो फ्रीली यहाँ पे घूम पा रही है। तभी वो उस जायंट से टॉर्नेडो को किनियो के ओर बढ़ा देती है और कहने लगते हैं कि लड़के अब तो मरने वाला है, लेकिन किनियो भी अपने एक आइस शील्ड को क्रिएट कर देता है, पर जैसे ही दोनों क्लैश करते हैं उसका शील्ड वहीं पे कोलैप्स कर जाता है और जिसके इम्पैक्ट के चलते किनियो को यहाँ से थोड़ा दूर हटना पड़ता है। अब यहाँ पे ब्लड सी क्वीन तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी, खुद की मन ही मन तारीफ करते हुए कहने लगती है कि क्या हुआ, बस इतना ही दम है तुम्हें। जिसपे किनियो कहता है कि अरे ये तो मेरा वार्म अप था। ये कहते हुए किनियो अपने स्पेयर और ब्लेड को बाहर निकालता है और किनियो को ऐसे एक और फर्स्ट ग्रेड के ट्रेजर को बाहर निकालता हुआ देखकर इसकी आंखें ऐसे चकाचौंध हो जाती है। वो कहने लगती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतने कैजुअली ये फर्स्ट क्लास के ट्रेजर्स को कैसे निकाल रहा है अपने पास से। अब तभी यहाँ वो एक इशारे से ही अपने जायंट से ट्राइडेंट को पानी के अंदर से बाहर निकालती है और ये जो ब्लड ट्राइडेंट था ये इतना ज्यादा मैसिव था कि किनियो की जगह कोई और होता ना तो वो कभी भी इससे पंगा लेने का सोचता भी नहीं। तभी किनियो की तरफ वो उस ट्राइडेंट को बढ़ा देती है, पर किनियो एक अटैक से ही उसके ट्राइडेंट को वापस से पानी के अंदर भेज देता है, जो देखकर ब्लड सी क्वीन कहती है कि मानना पड़ेगा मुझसे गलती हुई कि मैंने तुम्हें कम आंका, तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें मेरी अनडाइंग बॉडी को दिखा पाऊं जो कि मैंने इस ब्लड सी से फॉर्म किया है। तभी वो ये कहते साथ ही पानी के अंदर चली जाती है और उसका एक जाइगेंटिक फॉर्म बाहर आता है जो कि पहले से कई गुना बड़ा था। अब यहाँ वो अपने मुंह से एक एनर्जी बॉल थ्रो करती है किनियो की तरफ और किनियो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा शादी था और वो हुआलियान क्लोन को बाहर निकालता है, जो देखकर यहाँ वो भी सरप्राइज थे और कहने लगते कि तो क्या हुआ, तुम्हारे पास एक और क्लोन है, फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। अब ये कहते हुए दो मल्टीपल स्वॉर्ड स्ट्राइक वो किनियो और उसके क्लोन दोनों की तरफ थ्रो कर देती है, जिससे दोनों बहुत इजीली बच जाते हैं। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक ट्राइडेंट शावर को इसके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ देती है। काफी सारे जो मल्टीपल ट्राइडेंट
क्वींस क्लोन्स थे वो इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे कि दोनों में से जो एक किनियो था, अब कौन सा क्लोन है कौन सा असली ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बंदा हिट हो जाता है और पानी के अंदर जा गिरता है, जैसे कि यहाँ ब्लड सी क्वीन अपने हाथों में ऐसे पकड़ लेती है और बिल्कुल मुट्ठी बनाते हुए उसे मसलने वाली थी, लेकिन जैसे जैसे वो अपने उंगलियों को ऐसे फोल्ड कर रही थी ना, ऐसे बड़े बड़े वॉल्स की तरह किनियो के ऊपर अंधेरा छाने लगता है। पर किनियो के फेस पे एक स्माइल था, जैसे कि ये उसके प्लान का हिस्सा हो, और अगले ही पल वो अपनी मुट्ठी को बंद कर लेती है, जो देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश थी कि फाइनली वो इस मुकाबले को जीत गई। लेकिन किनियो यहाँ पहले तो अपने पावर का यूज करते हुए उसके फिंगर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक करते हुए जमा देता है और फिर मुक्का मार के उसे डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाता है, और वही सारे आइस पार्टिकल्स का यूज करते हुए वो सीधा इसके ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे किनियो की मेन बॉडी ये सारा नजारा देख रही थी। ब्लड सी क्वीन अपने पास एक बैरियर को बना लेती है और कहने लगती है कि दिखते बड़े पिद्दू से हो, लेकिन लगा नहीं था इतने स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है फिर अब मुझे भी इसमें मजा आ रहा है, दिखा दो कि आखिर तुम्हारे अंदर कितना दम है। अब तभी यहाँ किनियो अपने काफी सारे आइस क्रिस्टल्स को एज अ स्वॉर्ड में कन्वर्ट करते हुए उसकी तरफ थ्रो कर देता है। तभी किनियो की मेन बॉडी जो थी ना वो आइस पावर का यूज करते हुए इस पूरे के पूरे सी को ही फ्रीज कर देती है और इसके आसपास आइस से बना हुआ एक बहुत बड़ा सा नुकीला केज उसके लिए बना देता है, जिसके अंदर वो पूरी तरीके से फंस चुकी थी। लेकिन ब्लड सी क्वीन भी कम नहीं थी, वो अगले ही पल इसे तोड़ते हुए किनियो के ऊपर अपने ट्राइडेंट से हमला कर देती है। लेकिन किनियो भी कम नहीं था, वो उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। अब इनके बीच क्लोज कॉम्बैट शुरू हो चुका था, जहाँ किनियो इसके ऐसे ऐसे जॉइंट्स में मारता है ना कि इसे पता भी नहीं चलता, और एक सिंगल स्ट्राइक एंड देन बूम, इसकी पूरी की पूरी ये मैसिव बॉडी ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाती है। और तभी किनियो का जो क्लोन था ना वो भी डिसअपीयर हो जाता है। इस दौरान यहाँ पे जो ब्लड सी क्वीन थी वो वापस अपनी रियल बॉडी में अपीयर होती है और हंसते हुए कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा तुम्हारा ये जो क्लोन है ये कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, लेकिन हाँ किनियो मैं एक बात तो समझ गई कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। पर फिर भी ये कहते हुए वो अपने टाइम फ्रीज पावर का यूज करती है और सभी को फ्रीज कर देती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि अब ये किनियो पहले वाला किनियो नहीं रहा, और किनियो इमीडिएटली उसके इस फ्रीजिंग जोन से खुद को फ्री कर लेता है और इसके ऊपर सप्रेशन फोर्स डालते हुए इसे घुटनों के बल ले आता है। यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन कहता है ना तारीफ वही जो दुश्मन करे, और वो कहती है कि मान गई किनियो मान गई, तुमने मेरे फ्रीज टाइम को भी पूरी तरीके से शट आउट कर दिया, क्या बात है। ये कहते हुए वो पानी के अंदर चली जाती है और कहती है कि पर फिर भी अभी मैं हारी नहीं हूँ, और चलो देखते हैं कि आखिर तुम इस चीज से खुद को कैसे हैंडल करते हो। मेरा ये जो ब्लड सी है ना ये डिवाइन रियलम के अंदर खुद इसके जरिए से पैदा हुआ है। अब यहाँ चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगती है, पूरा का पूरा माहौल कैओटिक होने लगता है, और ये जो समुद्र था ये उफाने मार रहा था। अब तभी हम हाउफी को देखते हैं, जैसे कि अपने भाई की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, और वो उसे चिल्लाते हुए आवाज देता है और कहने लगता है कि भाई मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा, जरा केयरफुल रहो। किनियो अपने भाई की बात सुनकर कहने लगता है कि रिलैक्स छोटे, तेरा भाई संभाल लेगा, और पहले तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं बस इसका गेम बजा के तुमसे मिलने आता हूँ। ये कहते हुए वो इनको यहाँ से काफी दूर ले जाने लगता है, पर इससे पहले कि वो इन्हें यहाँ से टेलीपोर्ट कर पाता तभी यहाँ पे वो जो ब्लड सी क्वीन थी वो कहने लगते हैं कि क्या हुआ, भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके टेरिटरी में हो। हाँ ये मेरा ब्लड सी टेरिटरी है जिसे मैं ओन करती हूँ, मैं ब्लड सी पैलेस की मास्टर हूँ। तुम्हें ब्लड सी पैलेस के रिस्ट्रिक्शन सील्स का शायद पता नहीं, तुम यहाँ से इन्हें कभी भी बाहर नहीं ले जा सकते, और हाँ अगर मैं चाहूँ ना तो मैं अपने एक थॉट से ही इन सभी को यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ। यहाँ पे ये सुनकर तो अब सभी पैनिक कर जाते हैं सिवाय किनियो के, और वो मन में सोचने लगता है और कहता है कि इसकी मेन बॉडी और कुछ नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा ये सी ब्लड है, जिसका मतलब इसे डिस्ट्रॉय कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ऑलमोस्ट नामुमकिन जैसा। और इससे पहले कि मैं इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाऊँ मुझे पूरा यकीन है हाउफी पे शायद इसका रिस्ट्रिक्शन काम ना करे, लेकिन इन दोनों को वो मार सकती है और ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, मैं इतना बड़ा खतरा नहीं ले सकता। तभी वो चिल्लाती हुई कहने लगता है ब्लड सी क्वीन अभी के अभी वही रुक जाओ, जिससे वो कहती है कि क्या तुमने मुझे ऑर्डर दिया, पर क्यों, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। चलो ठीक है, लगता है कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया और अब तुम इन्हें यहाँ से भगाने नहीं वाले, और अब जबकि तुम मुझसे आगे फाइट नहीं करना चाहते, ठीक है फिर वो जो ट्रेजर है ना फर्स्ट क्लास का, चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो, लाओ लाओ दो, चिंता मत करो, मैं अपने वादे की बहुत ज्यादा पक्की हूँ, लेकिन इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए चुपचाप गिव अप कर दो। तभी यहाँ पर एक आवाज सभी को सुनाई देती है, और जो कि यहाँ ब्लड से क्वीन से कहने लगता है कि शिवयुन प्लीज मेरे खातिर तुम किनियो और हाउफी इन लोगों को यहाँ से जाने दो, इन्हें छोड़ दो, बस बहुत हो गया, यहीं पे रुक जाओ। अभी यहाँ पे इस बंदे की आवाज सुनते साथ ही जो ब्लड सी क्वीन है वो इमीडिएटली पानी के बाहर आने लगती है, और यहाँ इसके फेस का रिएक्शन ही बताने लगता है कि ये बंदा जो भी था जिसकी आवाज इसने सुनी ये इसके लिए मैटर करता है। वो उसकी ओर देखते हुए एक ऐसा डेड एक्सप्रेशन देती है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, और फिर कहने लगती है कि क्या इतने सालों बाद, और फिर वो लगातार एक टक उसकी ओर यानी कि ऊपर की ओर देखते हुए कहने लगती है कि इतने वक्त बाद, इतने साल इंतजार करने के बाद तुम्हारे पास यही अल्फाज थे कहने को, वो भी मुझसे, इतने अरसा तुमने मुझसे इंतजार कराया बस इन्हीं अल्फाज के लिए, क्या तुम्हारे पास इसके अलावा कहने को कुछ भी नहीं है, कितने नाइंसाफी कर रहे हो तुम, हाँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अब अगले ही पल वो कुछ कहने वाली थी पर तभी वो चुप हो जाती है और मन में कहने लगती है कि शायद अभी मेरा वक्त नहीं आया, और फिर वो उदास होते हुए किनियो की तरफ पलटती है और कहती है किनियो
आज के बाद जब तक तुम मेरे टेरिटरी और मेरे मामले में इंटरफेयर नहीं करते तब तक मैं जीशिया और होंग यून इन दोनों के मामले में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करूंगी। लेकिन इसे मेरी रहमदिली मत समझना, जो बंदा तुम्हारे पीछे है वो काफी ज्यादा स्पेशल है और आज तुम्हारा लकी दिन है, इसीलिए तुम बच पा रहे हो। और हाँ, अपनी भलाई चाहते हो तो कभी भी मेरी हद को लांघने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। ये कहते हुए वो सामने एक पोर्टल को बनाती है, फिर उसके अंदर एंटर होते हुए यहाँ से गायब हो जाती है। अब यहाँ जैसे ब्लड सी क्वीन यहाँ से डिसअपीयर होती है तो अचानक से मिस जीशिया और होंग यून इन दोनों के हाथ में इन्हें कुछ फील होता है और जैसे ये देखती है तो वो जो सील मार्क बना था ना वो धीरे धीरे करके अचानक से चेंज होने लगता है, जो देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अगले ही पल ये पूरी तरीके से फेड हो चुका था और गायब हो जाता है, जैसे कि मानो कि आज से पहले यहाँ पर कभी कोई सील मौजूद ही नहीं था। तभी यह ऑफिस से पूछने लगता है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगती है कि यकीन नहीं करोगे, हमें हमारी आजादी मिल चुकी है, ये सील गायब हो चुका है। ये सुनकर तो हाफी को यकीन नहीं होता और वो अपने भाई यानी कि केनियो से कहता है कि भाई मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा, मुझे बताओ आखिर चल क्या रहा है, आखिर उस चुड़ैल मेरे मतलब वो ब्लड सी क्वीन उसका दिमाग बदल कैसे गया, ऐसा तो बहुत शाड़ी बन रही थी, अचानक से इसका माइंड चेंज कैसे हो गया, अभी तो वो हमें मिटाने वाली थी ना, सबको खत्म करने वाली थी। किन्मो थोड़ी देर चुप रहता है, माहौल को समझने की कोशिश करता है और बस इतना कहता है कि फिलहाल के लिए मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त तो मुझे भी इसका जवाब नहीं पता, लेकिन अब जबकि उसने इन दोनों को आजाद कर दिया है तो तुम्हें भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचो। अब ये सुन के हाफी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो तो खुशी के मारे यहाँ जीशिया को हक करना चाहता था लेकिन बस उसके कंधे पे से उसे टाइटली होल्ड नहीं कर पाता है, जो देखकर किन्मो हंसते हुए कहता है। अब गाइस किन्मो और किन्यू में कंफ्यूज मत होना, मैं बहुत सी सीरीज करती हूँ तो हो जाता है यार किन्यू का किन्मो है, अब तुम लोग समझोगे। तो यहाँ पे किन्यू कहने लगता है कि ओहो मामला तो काफी दूर तक पहुँच चुका है, हाँ भाई कब बता रहे हो, मुझे हर एक चीज डिटेल में जाननी है, कहाँ कब कैसे शुरू हुआ। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें किन्यू के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ माहौल काफी अच्छा लग रहा था, सब कुछ नॉर्मली गुजर रहा था और जब हम यहाँ पे मास्टर ली और किन्यू दोनों को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और किन्यू यहाँ अब तक जो कुछ भी हुआ कि कैसे वो हाफी से मिला, ब्लड सी क्वीन का सामना हुआ और इनके बैटल में एक सीनियर की आवाज आई जिसने की सब कुछ रोक दिया, ये सारी चीजें वो मास्टर जी के सामने पूरी तरीके से रिवील कर देता है और बताने लगता है कि जब मैं इससे फाइट कर रहा था ना, मैंने एक चीज नोटिस की, जितना ज्यादा मैं इसके साथ इंटेंस बैटल में इन्वॉल्व हो रहा था उतना ही ज्यादा इसकी पावर इंक्रीज होती जा रही थी और वो आशुरा गॉड किंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, बल्कि वो तो शायद उनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनकर मास्टर ली इससे कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि शायद तुम भूल रहे हो कि वो किस जनरेशन से बिलोंग करती है और वैसे भी वो एक ऐसे रेस का हिस्सा बनने जा रही है जिसमें बस ब्रूटल बैटल है और जिसके लिए तुम्हें अगर सरवाइव करना है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। सेलेस्टियल का रेस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल होता है, एक ऐसा रेस जहाँ पर हर दूसरा अपोनेंट पहले से ज्यादा कई गुना ताकतवर होता है, तो जाहिर है तुम्हें तो स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा ना। वैसे मैं खुश हूँ कि तुम इस रेस का हिस्सा नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल अपोनेंट्स अपीयर होते रहते हैं, ऐसे अपोनेंट जो कि सदियों से बस इसी एक वॉर के लिए तैयार होते आ रहे हैं, इनके पास कैसे कैसे ट्रेजर्स होंगे इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब ये बातें सुनकर किन्यू हंसने लगता है और कहने लगता है कि वैसे मास्टर ली मुझे एक बात पूछना था, क्या आपको थोड़ा भी आइडिया है कि ब्लड सी क्वीन का आखिर ओरिजिन क्या है, क्या आप इसके बारे में कोई भी नॉलेज रखते हैं। ये सुनकर किन्यू से वो कहने लगते हैं कि वैसा तुमने ये सवाल मुझसे क्यों किया, जिसपे वो कहने लगता है कि मैंने आपको बताया ना कि लास्ट में क्या हुआ, इसी के चलते उनका क्या ओरिजिन है इसमें मेरा इंटरेस्ट जा रहा है और मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारा दोबारा सामना हो सकता है। ये कहते हुए वो उनसे वापस से रिक्वेस्ट करता है, जिसपे मास्टर ली कहने लगते हैं कि चिंता मत करो, अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है ना तो इस बार हम इसके लिए तैयार रहेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता है ये जो ब्लड सी क्वीन है ना, शायद मेरे ख्याल से शुयून हो सकती है, जो कि असल में जो अनफेटेड गॉड किंग है उनके साथ थी। इनके बारे में तो हर कोई जानता था, शायद जो मैं सोच रहा हूँ अगर वाकई में ये वही है तो जैसा कि लास्ट सेलेस्टियल बैटल में हुआ था, एक ऐसी दुर्घटना जो कि होनी नहीं चाहिए थी, जिसमें काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वो भी एक मामूली से ट्रेजर के लिए, एक ऐसा ट्रेजर जिसके लिए इतना बड़ा बैटल हुआ कि ऑलमोस्ट 80% से लोग अपनी जान से हाथ धो के बैठे थे। और जब ये बैटल चल रहा था ना, ये कॉन्टेस्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर के लिए, तो तब मुझे याद है कि वो मौजूद थी, मैंने इसके बारे में सुना था। लेकिन जब ये कॉन्टेस्ट खत्म हुआ और इसके बाद से गॉड किंग का तो सबको पता है कि वो कहाँ है, लेकिन ये पूरी तरीके से डिसअपीयर हो गई और कभी भी दोबारा इन लोगों के सामने नहीं आई जिनसे वो पहले मिला जुला करती थी। इवन कि मैंने भी इसके बारे में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन शुई उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ पे किन्मो थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि अगर वाकई में सीनियर शुयून जो कि इतने साल बाद अपीयर हुई है और जो कि लोगों से खुद को छिपा के भी रखती है, तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आने वाला जो सेलेस्टियल वॉर है उससे इसका कोई लेना देना है, या फिर वो जो एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल है उससे इसका कोई कनेक्शन है। ये सुनते साथ ही ना जो मास्टर ली थे ना, उनके दिमाग में भी ये बात हिट होती है और वो इमीडिएटली किन्यू की तरफ देखने लगते हैं और वो किन्यू से कहने लगते हैं कि अगर जो तुम सोच रहे हो वो सच है, तो लगता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसे कि हम अभी तक बुना नहीं पा रहे हैं। जिस पे किन्यू कहता है कि जरा इस एंगल से सोच के देखिए, अगर वाकई में उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल का उससे कोई लेना देना है
तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस सेलेस्टियल ने मेरी मदद क्यों की, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही ऐसा कोई रीजन है। तो आखिर क्यों क्यों वो हमारी मदद करना चाहेंगे, वो भी एक एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल, वो क्यों बीच में आकर मेरी मदद करेंगे, मेरे भाइयों की जान बचाएंगे। मास्टर ली, मुझे न जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि एक बहुत बड़ा खतरा हमारी ओर आने वाला है और जिसे कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं जब से गॉड रियल में आया हूँ तब से हर कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी मास्टर ली से कहने लगते, चिंता मत करो, अगर ऐसा कुछ होता भी है ना तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सभी लोग पूरी तरीके से तैयार है हर मुश्किल का सामना करने के लिए। इसी के साथ वो कहने लगते हैं कि फिलहाल के लिए किन्यू, हम लोग बहुत ही जल्द इस जगह को छोड़ने वाले हैं और हमें जल्द से जल्द उस एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल माउंटेन में जाना होगा 3 दिन के अंदर, जैसे कि हमने प्लान किया है। और जो भी चीजें है ना वो हमें सारी वहीं जाके पता चलेगी, यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करने से कुछ नहीं होने वाला। ये सुन के तक किन्यू भी शॉक्ड था और कहने लगता है कि क्या इतनी जल्दी, जिसपे मास्टर ली कहने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि ये मैटर एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बनने से जुड़ा हुआ है और वैसे भी अगर हमें ऐसा कोई मौका मिलता है कि एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल बना जाए तो फिर हम इसे क्यों छोड़े। ये सुनकर किन्यू भी हैरान था और कहने लगता है कि पर हमने तो जो प्लान किया था सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है। मास्टर ली, क्या आपको लगता है कि इतनी जल्दी हमारे प्लान को शुरू करने का ये सही वक्त है? आप जानते हो कि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और इतनी जल्दी अपने प्लान को अंजाम देना यानी कि खतरे को दावत देना। पर मुझे आप पे पूरा यकीन है, लेकिन हाँ, अगर आपको जरा भी खतरा दिखता है तो आप पहले अपनी जान पे फोकस करोगे और हाँ, आप मुझे रोकोगे नहीं अपनी हेल्प करने से। जिसपे मास्टर जी मान जाते हैं। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जोन एन के फादर को दिखाया जाता है, जो कि मिस्टर जियांग ली के फादर यानी कि जियांग फैन के साथ मौजूद था और उससे कहने लगता है कि ब्रदर जियांग फैन, बहुत ही जल्द वो जो फर्स्ट स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो बहुत ही जल्द अपीयर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास कोई ना कोई तगड़ा वाला प्लान तो जरूर होगा। अभी हम देखते हैं कि ये लोग सेलेस्टियल माउंटेन के काफी ज्यादा डीप में आ चुके थे। अब यहाँ पे जियांग फैन हाँ में जवाब देता है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा खुश था और कहने लगता है कि एक बार ब्रदर जियांग फैन आप ना एक सेलेस्टियल बन जाओ और आपके पास एक्सॉल्टेड सेलेस्टियल की पावर आ जाए, फिर देखिएगा हम कैसे उस किन्यू को मसल के रख देते हैं। फिर आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आपको लियार और किन्यू दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। और एक बात की गारंटी आप मुझसे लिख के ले लो, आपकी बेटी हमारे घर आके बहुत खुश रहेगी। जिसपे मिस जियांग ली का फादर ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि जो फर्स्ट ट्रेजर अपीयर होगा उसके लिए काफी सारे हाथ बढ़ेंगे उसे हासिल करने के लिए और इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाथ होगा वो होगा आशुरा गॉड किंग का। उसे रोकना कितना ज्यादा मुश्किल है ये आप अच्छे से जानते हैं। जिसपे ज़्याओ हुआ कहने लगता है कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो सेकंड और थर्ड स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट के लिए हम जाएंगे तो जो आशुरा गॉड है वो हमसे फाइट करेगा। जिसपे वो कहने लगते हैं कि हमारा प्लान अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो मेन कड़ी है इस प्लान की वो है किन्यू। जिसपे ज़ो हुआ कहने लगता है कि ब्रदर जियान फैन, चिंता मत करो, एक बार उसे आने तो दो, मैं कंफर्म करूंगा कि उसकी यहाँ पर ऐसी बेदर्दी के साथ मौत हो, पूरा का पूरा ये डिवाइन रियलम उसकी मौत को सदियों तक याद रखेगा। और इसी चिलिंग सीन के साथ हमारा आज का ये धुआंधार एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस, टेलर ट्रांसफॉर्मेशन के सीजन 7 के ये एपिसोड तुम्हें कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और अब मैं तुमसे मिलूंगी 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियल में, यानी कि शी हाओ के वर्ल्ड में, जो कि मेरा इंतजार कर रहा है। तो मिलती हूँ उस वर्ल्ड में, तब तक के लिए बाय।